हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला, डीपी पाठशाला। तो दोस्तों, हम आप लोग को एक बार बता देते हैं कि हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास होती है सुबह, और कंप्यूटर की क्लास होती है शाम के वक्त। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। आज है कंप्यूटर की 8वीं क्लास, और ये लास्ट सेकेंड क्लास है आई थिंक। और हमारा सिलेबस कंप्यूटर का कंप्लीट होने वाला ऑलमोस्ट 9th या 10th क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा। और उसके बाद से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट विज्ञान जो है, साइंस का हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के जहाँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, और उसके आगे की हम पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ। पहली बात तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरों को, और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसको भी ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स आपको दे दिए जाते हैं। अभी मैंने आज सुबह सुबह ही मैंने कई सारे नोट्स अपलोड किए हैं उस पर। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। 7th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कंप्यूटर के कल। तो पहले हमने पढ़ा ज्ञान दर्शन, जो है वो 24 घंटे का शैक्षिक चैनल 2000 में शुरू हुआ। फिर MOOC जो होता है ऑनलाइन फ्री कोर्स होता है, इसमें डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए होता है MOOC। इसका फुल फॉर्म क्या था? मैसिव, कहाँ गया, हाँ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने पढ़ा था रेडियो शिक्षा, रेडियो के द्वारा जो शिक्षा दी जाए गई। 1927 से दूर दराज में सभी शिक्षा संभव हो गई। ICT वेबसाइट, सोशल मीडिया, ई कंटेंट से पढ़ाई आसान हो गई। इंटरनेट क्या है, शिक्षा, संस्कृति, मनोरंजन आदि में सहायक होने लगा। MS पावर पॉइंट जो होता है उसमें उसमें स्लाइड्स बनाते हैं, PPT बनाते हैं, बनाने के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसे कहते हैं। दोस्तों समझ में आया आप लोगों को? तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास 8 कंप्यूटर की। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट रहा करे तो आप लोग पूछ लिया करें हमसे। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो पहला टॉपिक है शिक्षा दूरदर्शन के लाभ। शिक्षा दूरदर्शन के लाभ क्या होते हैं, मतलब एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल टीवी टेलीविजन। तो इसमें क्या क्या एडवांटेज होता है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना अपने आप में। इसका इसका एडवांटेजेस होता है। बच्चों की सोच को तार्किक बनाना, लॉजिकल थिंकिंग उसके सोच में डेवलप करना, तर्क शक्ति उसमें डेवलप करना, उसके सोच में तर्क शक्ति को बढ़ाना। यही सारी चीजें आपकी एडवांटेजेस हो गए, आपका लाभ हो गए शिक्षा दूरदर्शन के, कि बच्चों को बच्चा आत्मनिर्भर बन जाता है, बच्चों की सोच को तार्किक बन जाती है। शिक्षा में सामाजिक समानता लाना, शिक्षा में जो होता है सोशल इक्वालिटी लाना। फिर होता है सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण करना, ट्रेन इन सर्विस टीचर। सेवारत अध्यापक जो होते हैं उनका प्रशिक्षण करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उसको ट्रेन करना। फिर आता है बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो ये सारी चीजें लाभ थे शिक्षा दूरदर्शन के। क्या कहते हैं? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों की सोच को तार्किक बनाना, शिक्षा में सामाजिक समानता लाना, सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण करना, और बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज था। हाँ, तो आगे इसके है श्रव्य व दृश्य दोनों का उपयोगी होता है। इसी के आगे का पॉइंट चाहिए, श्रव्य व दृश्य दोनों का उपयोगी होता है। मतलब इसमें क्या होता है? यूज ऑफ बोथ ऑडियो एंड विजुअल, मतलब दृश्य का भी यूज होता है और सुनने वाला चीज का भी उपयोग होता है इसमें, जैसे टीवी में। फिर आता है राष्ट्रीय नेताओं के भाषण, राष्ट्रीय पूर्वों के पर्वों के कार्यक्रम आदि दिखाना। राष्ट्रीय नेताओं के भाषण उसमें होते हैं, राष्ट्रीय पर्वों के कार्यक्रम होते हैं, वो सब बच्चे देखते हैं, सीखते हैं। अध्यापन प्रक्रिया को बेहतर और रोचक बनाना, टीचिंग की जो प्रोसेस होती है उसको और इफेक्टिव बनाना और अच्छा बनाना और एंटरटेनमेंट बनाना कि रोचक लगे। ये सारी चीजें आपकी आती है एडवांटेजेस में, लाभ में। फिर आता है विशेषज्ञ अध्यापकों की कमी को दूर करना। विशेषज्ञ मतलब सॉल्व द शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर। तो जो विशेषज्ञ अध्यापक रहते थे वो बहुत कम रहते थे। तो अगर आप दूरदर्शन के द्वारा इसको विशेषज्ञ अध्यापकों की कमी दूर होगी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा अमाउंट में एक ही टीचर आपको ट्रेन कर सकता है। अगर आप रेडियो या टीवी पे आप अपना ज्ञान दे रहे हैं तो आपको काफी करोड़ों लोग, लाखों लोग सुन सकते हैं। फिर आता है आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं। प्रोवाइड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वैल्यूज। समझे दोस्तों, आर्थिक में काम आता है, सामाजिक में समाज में काम आता है, और मनोवैज्ञानिक लाभ साइकोलॉजिकल में भी इसका काम आता है। एक सेकंड दोस्त, हाँ जी दोस्तों, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लाभ होता है इससे। तो ये सारी चीजें आपकी थी
शिक्षा दूरदर्शन के लाभ में आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट जो होता है कि डीमेरिट्स क्या होता है। लाभ तो हमने पढ़ लिया, अब इसके दोष क्या होते हैं, शिक्षा दूरदर्शन के दोष क्या होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो दोष होता ही होगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं, हर चीज का कोई फायदे भी होते हैं और उसका दोष भी होता है, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हम शिक्षा दूरदर्शन के दोष हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, दो दोष है। बच्चों की समझ और मानसिक स्थिति के अनुसार नहीं होता। बच्चों की जो समझ होती है और मानसिक स्थिति, बच्चे की स्थिति जो होती है उसके अनुसार नहीं होती है शिक्षा, क्योंकि यहाँ आपस में कोई रिलेशन नहीं है आपका शिक्षक का और बच्चे का। बस शिक्षक बच्चे को नहीं जानता है, बच्चा शिक्षक को नहीं जानता है, ज्ञान दिए जा रहे हैं बस केवल। तो इसमें बच्चे की मानसिक स्थिति के अनुसार नहीं होता ये, और उसके समझ के बराबर नहीं होता है, समझ के हिसाब से। बच्चों को खुद के विचारों को जोड़ने का मौका नहीं मिलता। बच्चा जो है उसके खुद के विचार, जो सेल्फ थिंकिंग है, जब उन दोनों के बीच में, बच्चा और शिक्षक के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, केवल वन वे प्रोसेस हो रहा है, एक तरफा हो रही है बातें, तो उससे बच्चे के जो खुद के विचार हैं उनको जोड़ने का मौका नहीं मिलता है, सेल्फ थिंकिंग करने का मौका नहीं मिलता है, लैक हो जाती है, लैक ऑफ सेल्फ थिंकिंग। तो ये दो, आप अगर पूछा जाता है कहीं पे कि डिमेरिट्स बताइए, दोष बताइए शिक्षा दूरदर्शन के, तो ये लिख सकते हैं आप। पहला एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एक तरफा ज्ञान होता है, केवल एक तरफा प्रोसेस होता है, वन वे होता है, केवल टीचर बोलता है, अध्यापक बोलता है, बच्चे की तरफ से कोई वार्तालाप नहीं होता है इसमें। दूसरा आप लिख सकते हैं बच्चों की समझ और मानसिक स्थिति के अनुसार नहीं होता, उनकी समझ और मानसिक स्थिति के अनुसार नहीं होता। तीसरा, बच्चों को खुद के विचारों को जोड़ने का मौका नहीं मिलता, लैक ऑफ सेल्फ थिंकिंग। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का थर्ड टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा में ई अधिगम। अधिगम हमने पढ़ा था ना लास्ट सेमेस्टर में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा में ई अधिगम, मतलब रोल ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशन। अब ई लर्निंग जो होता है, ई अधिगम जिसको कहते हैं, में इंटरनेट का प्रयोग होता है, क्योंकि ये ई है, ई मतलब इंटरनेट मान लीजिए, क्योंकि इसमें इंटरनेट का यूज होगा, इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। इसमें कई माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें कई सारे माध्यमों का प्रयोग होता है, जैसे वेब आधारित शिक्षण सामग्री, वेब बेस्ड कंटेंट जो हो गया, जैसे हम जो आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या आप कोई भी वेबसाइट से जाकर के पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजों के वेब आधारित शिक्षण सामग्री। फिर आता है सीडी रोम। अब सीडी डीवीडी ये सारी चीजें आपकी सीडी रोम में आती है। फिर आता है ईमेल के थ्रू जो ई लर्निंग होती है वो आ गया। फिर आता है शिक्षा सॉफ्टवेयर, शिक्षण के लिए सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग ऐप होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, तो इसी को शिक्षण सॉफ्टवेयर कह देते हैं। इससे बच्चे के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इससे ई अधिगम से क्या होता है, ज्ञान, बच्चे के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो समझ में आया ई अधिगम में क्या होता है। ई अधिगम में लर्निंग होती है, बच्चा सीखता है, लेकिन इंटरनेट के उपयोग होता है। इसमें कई तरीके के माध्यम होते हैं इसमें, जैसे वेब आधारित शिक्षा सामग्री, सीडी रोम, ईमेल, शिक्षण सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम थ्रू एग्जाम पोर्टल। ऑनलाइन परीक्षा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब कोविड-19 हुआ था तो आप लोग देखते थे कई सारे बोर्ड ने, कई सारी यूनिवर्सिटीज ने, कई सारी कॉलेजेस ने अपनी परीक्षाएं जो थी वो ऑनलाइन कराई थी दोस्तों। तो ऑनलाइन परीक्षा क्या है इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला पॉइंट है, आजकल कई बैंक व आयोग ऑनलाइन परीक्षा लेते हैं। कई सारे बैंक जो होते हैं और आयोग जो होते हैं, इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेजेस हो गए, ये सारे ऑनलाइन परीक्षा भी लेते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों बच जाती है। इसमें समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है, पैसा भी बचते हैं। मूल्यांकन इवेल्युएशन आसान और पारदर्शी होता है। मूल्यांकन होता है वो आसान हो जाता है, कंप्यूटर से अगर परीक्षाएं होती है, और पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो। चौथा पॉइंट है, प्रश्न आउट होने की समस्या कम होती है। प्रश्न आउट जो होता है, पेपर लीक जो होता है, वो उसकी समस्या जो होती है वो कम हो जाती है अगर वो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। पांचवा पॉइंट है, दूर बैठे छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं। अब जैसे कहीं सेंटर, पहले क्या होता है कि अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो बच्चा 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर जा रहा है उसका सेंटर, कहीं कभी कभी 50 किलोमीटर दूर जा रहा है यहाँ से, तो कुछ बच्चे जो होते थे उनकी परीक्षाएं भी छूट जाती थी। तो वो दूर बैठे बैठे जो छात्र होते हैं वो ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकते हैं। इंटरनेट की बस उनकी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट का यूज होता है। वेबसाइट हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे meritnation.com होता है, क्लास 12 की तैयारी के लिए होता है। गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान जैसे विषयों की तैयारी होती है। तो इस तरीके की कई सारी वेबसाइटें होती हैं। इसके बारे में ज्यादा पूछता नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन परीक्षा क्या होती है आपने समझ लिया है ना दोस्तों, कि आजकल कई बैंक व आयोग ऑनलाइन परीक्षा लेते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, मूल्यांकन आसान हो जाता है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, प्रश्न आउट होने की समस्या कम हो जाती है, और घर बैठे बैठे छात्रों की परीक्षा दे सकते हैं। समझ में आया, लिख लेंगे आप लोग इसको। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पांचवा टॉपिक जो है हम लोग का ई शिक्षण, ई ट्यूशन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन कहा जाता है। अब ई है, इसका मतलब इसमें इंटरनेट का तो यूज होगा ही, तो हर जहां आपको इंटरनेट लिख देना अगर ई लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा अगर स्कूल से पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है
तो वह वेबसाइट, ईमेल, यूट्यूब आदि से सीख सकता है। बच्चा अगर उसको स्कूल की पढ़ाई में संतुष्टि नहीं मिल रही, अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, टीचर सही से समझा नहीं पा रहा है, तो अब क्या करेगा बच्चा? बच्चा वेबसाइट पे जाएगा, ईमेल पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा आदि, जहां से सीख सकता है। इंटरनेट से पढ़ाई करना ही ई शिक्षण कहलाता है। इंटरनेट से पढ़ाई करना ही ई शिक्षण कहलाता है। ई ट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन जिसे कहा जाता है। समझ दोस्तों। अब हम आते हैं रोजगार पोर्टल। जॉब पोर्टल क्या होता है? जॉब पोर्टल कई सारी वेबसाइट होती है जो जॉब, जिसमें जॉब हम लोग लिस्ट करते हैं। मतलब जॉब के हम, जैसे आपने अखबार देखा होगा ना, अखबार दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, उसमें कभी का पहले क्या आता था, अभी भी आता होगा, उसमें एड्स आते हैं, जॉब्स के ऐड आते हैं कि इस स्कूल में वैकेंसी खाली है, इस जगह पे, इस इंस्टीट्यूट में जगह खाली है, या इस ऑफिस में जगह खाली है, इसको अप्लाई करने के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये सारे जॉब पोर्टल पहले ये केवल न्यूज़पेपर में होता था। अब इंटरनेट के जरिए कई सारी वेबसाइटें बन गई हैं, जहाँ पे क्या होता है, जिसको जॉब देनी होती है वो वहाँ जाकर के अपनी जॉब को लिस्ट कर देता मतलब वहाँ अपलोड कर देता, डाल देता है कि हाँ ये जॉब के लिए इतनी पोस्ट खाली है और आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए। ऑनलाइन सारा प्रोसीजर हो जाएगा, ऑनलाइन सारे काम हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा और जॉब आपको मिल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं रोजगार पोर्टल, जॉब पोर्टल। यह ऐसी वेबसाइट होती है जो नौकरी की जानकारी देती है। ये बताती है कि नौकरी हमारे यहाँ नौकरी है कि नहीं, अवेलेबल है, कितनी सीटें हैं, इसके बारे में जानकारी देती है। जैसे प्रसिद्ध वेबसाइट जो होती है naukri.com हो गया, freshersword.com हो गया, monster.com हो गया। तो ये सारी चीज़ें, कई सारी वेबसाइट होती हैं, बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं जो जॉब पोर्टल हैं। जैसे naukri.com हो गया, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लिए होता है। freshersword.com फ्रेशर के लिए होता है जो अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं। फिर मॉन्स्टर जिसका एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी चीज़ें वहाँ। फिर होता है monster.com जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस तरीके से कई सारे वेबसाइट पोर्टल होते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे पहले हम बता देते हैं आप लोग को कि डीएलएड पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और नोट्स लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं और आपको काम आएगा आगे के लेक्चर में। बाकी सब मैंने देखा, बाकी सब यूट्यूब पे और जो भी आपने बैच चला रहे हैं वो कुछ लोग तो 500 ले रहे हैं, कुछ लोग 200 250 रुपीज ले रहे हैं। मैं आपको पूरा बैच आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दिया करें, ठीक है। तो आगे हम लोग 7वां टॉपिक आज का पढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से ये 3-4 स्लाइड्स और बची है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि लास्ट 2-3 क्लास बची हुई है केवल, तो थोड़ी लंबी खींच सकती है वो। आइए हम 7वां टॉपिक पढ़ते हैं, विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी मतलब आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, तो उसमें आईसीटी क्या है? तो विद्यालय के सभी प्रबंधन कार्यों में आईसीटी का उपयोग होता है। सभी कार्यों में प्रबंधन के आईसीटी का उपयोग होता है दोस्तों। आईसीटी हमने कितनी बार पढ़ चुका है, ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस ही आईसीटी के बेस पे है। तो आईसीटी आप याद कर लीजिएगा कि आईसीटी होता क्या। पहले लेक्चर में हमने पीडीएफ भी दे दिया, उसमें भी लिखा है। विद्यालय के सभी प्रबंधन कार्यों में आईसीटी का उपयोग होता है। बच्चे का एडमिशन के लिए ऑनलाइन होते हैं, वेब पोर्टल्स होते हैं, कई सारी चीजें। स्टाफ की नियुक्ति के लिए, स्टाफ की जो नियुक्ति होती है, ज्वाइनिंग होती है, उसके लिए, परीक्षा संचालन के लिए, परीक्षा मैनेजमेंट करने के लिए, कक्षा की व्यवस्था करने के लिए, सारी चीजों में आपके विद्यालय के इन सभी कार्यों में आईसीटी का उपयोग होता है। किसका? बच्चों के एडमिशन, स्टाफ की नियुक्ति, परीक्षा का संचालन और कक्षा की व्यवस्था। क्या क्या उपयोगी उपकरण होते हैं इसमें? उपयोगी उपकरण जो होते हैं ओएचपी, कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट और डीटीएच। ओएचपी आप लोग को पता था ना, मैंने बताया था प्रोजेक्टर में हमने बताया था आपको। प्रोजेक्टर में एक टाइप होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, समझे, जो स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है, उसकी छवि बनाता है, जो चीज को हमको दिखाना है, उसी को ओएचपी कहते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर होता है कंप्यूटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका मीटिंग में काम आता है। इंटरनेट तो जरूरी ही रहता है, डीटीएच भी जरूरी रहता है। तो ये सारे उपयोगी उपकरण होते हैं विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी में। वेबसाइट के माध्यम से जानकारी बच्चों तक पहुंच जाती है, वेबसाइट के माध्यम से बच्चों तक जानकारी पहुंची जाती है इसमें। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जो होते हैं, आजकल तो कई सारे शिकायत पोर्टल होने लगे हैं। आरबीआई का होने लगा है, एफआईआर भी ऑनलाइन होने लगी है, कई सारी चीजें ऑनलाइन शिकायतें होने लगी है। तो किसी भी सरकारी और निजी वेबसाइट के जरिए शिकायत भेजी जा सकती है। किसी भी सरकारी या निजी, सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट वेबसाइट जो होती है उनके जरिए शिकायतें हो सकती है। शिकायत कॉल जो है, शिकायत कॉल होता है, वॉइस मैसेज होता है, वेबसाइट के माध्यम से होती है। शिकायत कॉल या वॉइस मैसेज या वेबसाइट के माध्यम से शिकायतें दर्ज होती हैं। इससे क्या होता है? इससे समय की बचत होती है
प्रक्रिया पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रहता, पारदर्शी रहता है। अब व्यक्ति कंप्यूटर या फोन से शिकायत कर सकता है, व्यक्ति कंप्यूटर या फोन से शिकायत कर सकता है। आप लोग देखे होंगे ना, काफी सारे, अगर आपको ट्रेन में गए हैं, आपको असुविधा हो रही है, तो आप सीधे कंप्लेन कर देते हैं। या खाना आपको महंगा ट्रेन में दिया जा रहा है, पानी महंगा दिया जा रहा है, सफाई नहीं है, तो आप वहाँ ऑनलाइन एप्स के थ्रू या जो भी उनको उन्होंने नंबर दिया हो पोर्टल वालों ने, तो उस पोर्टल पे आप नंबर से भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये थे ऑनलाइन शिकायत करने वाले पोर्टल्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो है इसका, आज के लेक्चर का 9वां टॉपिक है विद्यालय से संबंधित आंकड़ों का पारदर्शिता हेतु डिजिटलाइजेशन। समझे? डिजिटलाइजेशन ऑफ डाटा ट्रांसपेरेंसी, मतलब आंकड़े जो होते हैं उनको पारदर्शिता कैसे किया जाए, उनको अगर डिजिटल कर दिया जाएगा, उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो वो जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, उसको पारदर्शिता हो जाएगी, उसमें सभी लोग उसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी होने का, स्कैम होने की दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है, हर संस्था अपने आंकड़ों को ऑनलाइन बनाकर पारदर्शित लाती है। हर संस्था जो होती है वो अपने आंकड़ों को ऑनलाइन लाती है, जिससे कि पारदर्शिता लाती है। किसी समय पर कौन सा स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहा है ये देखा जा सकता है। अब किस सही समय पे, अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी स्कूल है वो किस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, तो ये सारी चीजें देखा जा सकता है किसी भी समय पे। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ डाटा ट्रांसपेरेंसी में क्या आता है, हर संस्था अपने आंकड़ों को ऑनलाइन बनाकर प्रदर्शित करती है। किसी समय पर कौन सा स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहा है देखा जा सकता है इसमें। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला है उपस्थिति आंकड़े, मतलब ऑनलाइन हाजिरी, तो उपस्थिति आंकड़े इससे हो जाते हैं। फिर आता है पाठ्य पुस्तक वितरण, हर स्कूलों में किताबें दी गई है या नहीं देखा जा सकता है डिजिटलाइजेशन से। आप फिर यूनिफॉर्म वितरण, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म मिली है या नहीं ये देखा जा सकता है। परीक्षा आंकड़े, हर स्कूल के रिजल्ट ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके विद्यालय से संबंधित आंकड़ों को पारदर्शिता होते डिजिटलाइजेशन क्या उपयोग है, क्या है, उपस्थिति आंकड़े, ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम पुस्तक वितरण, हर स्कूलों में किताबें जो बांटी जाती हैं वो बांटी गई है कि नहीं, कब बांटी गई, यूनिफॉर्म वितरण सही से हुआ है कि नहीं हुआ बच्चों को, परीक्षा के आंकड़े कितने हैं, ये सारी चीजें डिजिटलाइजेशन और डाटा ट्रांसपेरेंसी में आती है। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? आशा करता हूँ आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा दूरदर्शन के लाभ क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा शिक्षा दूरदर्शन के दोष क्या होते हैं दोस्तों, फिर हमने पढ़ा शिक्षा की ई अधिगम, मतलब रोल ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा ऑनलाइन परीक्षाएं क्या होती हैं, वेबसाइट्स कुछ। फिर हमने पढ़ा ई शिक्षण क्या होते हैं, ई ट्यूशन जिसे बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन। उसके बाद हमने देखा रोजगार पोर्टल जो होता है, जो पोर्टल्स होते हैं naukri.com, पेशेवर.com, ये सारी चीज। उसके बाद हमने पढ़ा है कि विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी क्या होता है, आईसीटी मैनेजमेंट, उसके उपयोगी उपकरण कौन कौन से उपयोगी उपकरण होते हैं उसमें, ऑनलाइन शिकायत करने के पोर्टल क्या है, क्या होता है। फिर हमने पढ़ा मेन पॉइंट जो होता है विद्यालय में से संबंधित आंकड़ों की पारदर्शिता हेतु डिजिटलाइजेशन, उसके मुख्य उपयोग पढ़ा हमने। आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। शिक्षा दूरदर्शन, रोचक दृश्य और श्रव्य माध्यम से पढ़ाई आसान, ठीक है। ये अधिगम इंटरनेट से पढ़ाई, वीडियो, मेल आदि। ऑनलाइन परीक्षा समय बचाए, पारदर्शी और सुरक्षित। ई शिक्षण, इंटरनेट से पढ़ाई की सुविधा। रोजगार पोर्टल, नौकरी खोजने के लिए वेबसाइट। आईसीटी इन स्कूल, स्कूल का सारा सिस्टम कंप्यूटर से। शिकायत पोर्टल, बिना ऑफिस गए शिकायत भेजना, शिकायत करना। डिजिटलाइजेशन मतलब डाटा को ऑनलाइन कर प्रदर्शित करना, डाटा को ऑनलाइन करते ही उसको ट्रांसपेरेंसी ले आना अपने चीजें में, तो यही है डिजिटलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर कंप्यूटर का आपको अच्छा लगा होगा। कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर नहीं था, ये लास्ट लेक्चर आने वाला है। 9th वाला लेक्चर जो होगा वो 9th या 10th जो लेक्चर होगा वो कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा, आप लोग नोट्स ले लेते होगे प्रॉपर, और नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नोट्स सारे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ आसानी से। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जैसे ही हम लोग की कंप्यूटर की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हम लोग विज्ञान साइंस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम लोग साइंस को भी कंप्लीट करेंगे तेजी से, और उसके बाद बाकी सारी भी चीजें चलती रहेगी। दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन वाली भी क्लास आप लोग देख लेना और कंप्यूटर वाली भी क्लास देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।